नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो या तो किसान बंधु है या फिर नए अधिवक्ता है या जिनके पास में कोई संपत्ति अर्थात कृषि भूमि है। तो उन लोगों के लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा केस किस न्यायालय में पेश होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने ये केस की पूरी लिस्ट बना रखी है जिसमें नामांतरण या दाखिल खारिज, बंटवारा या विभाजन, सीमांकन या नपती या डिमार्केशन, बंदोबस्त के समय हुई त्रुटि का सुधार या बंदोबस्त के बाद हुई त्रुटि का सुधार या अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई या खेत का रास्ता रोकने पर कार्रवाई या बटांकन की कार्रवाई। तो इस प्रकार के जो केस है यह कौन सी न्यायालय में लगते हैं और कौन सी धारा के अंतर्गत लगते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला केस जो है वह है नामांतरण या दाखिल खारिज या म्यूटेशन, तीनों इसको कहा जाता है। तो यह कब होता है थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति के नाम पर, किसी भूमि स्वामी के नाम पर कोई ज़मीन है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सरकारी कागज में से जिस किसान की मृत्यु हुई है उसका नाम कम करते हुए उसके वारिसों का नाम जब रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ज़मीन खरीदी जाती है या किसी भी प्रकार से उसको दान के माध्यम से, विनिमय के माध्यम से प्राप्त होती है तो उस ज़मीन पर जिसको उसमें हक अर्जन हुआ है उस व्यक्ति का नाम उस जमीन पर दर्ज किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की कार्रवाई को नामांतरण की कार्रवाई या दाखिल खारिज या म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो नामांतरण की जो कार्रवाई होती है वह मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 109 और 110 के तहत होती है और वह कार्रवाई जो है वह तहसीलदार महोदय के समक्ष या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश की जाती है। अब हम दूसरी कार्रवाई समझेंगे जिसे बंटवारा, विभाजन या पार्टीशन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए बंटवारा कब होता है? बंटवारा तब होता है जब राजस्व दस्तावेजों में कोई भूमि दो या दो से अधिक किसानों के नाम पर दर्ज है। तो ऐसी स्थिति में जो किसान अपने खाते को अलग करवाना चाहता है, अपना हिस्सा अलग करवाना चाहता है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 178 के तहत तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र पेश कर सकता है और अपने खाते का विभाजन करवा सकता है। बंटवारे का एक और तरीका होता है जब कोई भूमि जो है किसी एक भूमि स्वामी के नाम पर रहती है और वह भूमि स्वामी जो है वह अपने उत्तराधिकारियों के मध्य उस खाते का विभाजन करना चाहता है, अर्थात अपने उत्तराधिकारी जैसे पुत्र, पुत्री या पत्नी या पोतों को उनके हिस्से की भूमि उनको प्रदान करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 178 के तहत तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। अब समझेंगे हम तीसरी कार्रवाई जिसे कहा जाता है सीमांकन, नापी, नपती या डिमार्केशन। ये चारों नाम एक ही कार्यवाही के हैं। देखिए, यह कार्यवाही कब होती है? जब किसी भूमि स्वामी की जमीन के सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का पड़ोसी कृषक के द्वारा विवाद किया जाता है या यह कहा जाता है कि उसकी ज़मीन जो है किसी भूमि स्वामी की ज़मीन की तरफ निकल रही है। तो ऐसी स्थिति में जो भूमि स्वामी होता है, जो ज़मीन का मालिक होता है, वह अपनी ज़मीन का सीमांकन करवा सकता है और सीमांकन की कार्रवाई जो होती है वह मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 129 के तहत होती है और इस प्रकार की कार्रवाई को तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश किया जा सकता है। तो देखिए, अगली कार्रवाई समझेंगे हम बंदोबस्त के समय हुई त्रुटि का सुधार। तो देखिए, बंदोबस्त की त्रुटि किसे कहा जाता है? तो देखिए, जब कभी किसी गांव का बंदोबस्त होता है, अर्थात पुराने सर्वे नंबर से नए सर्वे नंबर बनाए जाते हैं, पुराने नक्शे से नया नक्शा बनाया जाता है और उस समय अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो जाती है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस त्रुटि के सुधार के लिए मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 75 अर्थात 75 के तहत उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। अगली कार्रवाई हम समझेंगे जिसे कि बंदोबस्त के बाद में हुई त्रुटि का सुधार। तो देखिए, बंदोबस्त के बाद की त्रुटि किसे कहा जाता है? जब अगर राजस्व दस्तावेजों में जैसा खसरा या खतौनी या नक्शा जो है उसमें बंदोबस्त के बाद अगर किसी प्रकार की कोई रकबा या नक्शा या एरिया संबंधित किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके सुधार के लिए मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 115 के तहत उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष आवेदन पेश किया जा सकता है। अब अगली कार्यवाही हम समझेंगे जिसे कहा जाता है अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही। तो देखिए, अवैध कब्जा किसे कहा जाता है? अगर किसी भूमि स्वामी की अनुमति के बगैर अगर उसकी ज़मीन पर किसी अन्य व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई कब्जा कर लिया है तो ऐसी स्थिति में उसे अनुचित कब्जा कहा जाता है और अनुचित कब्जा हटाने के लिए मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 250 के तहत
तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया जा सकता है। अब हम समझेंगे अगली कार्रवाई जिसे कहा जाता है खेत का रास्ता रोकने पर कार्यवाही। देखिए, हर किसान के खेत पर जाने का रास्ता जो रहता है वह सरकारी ज़मीन से नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि निजी ज़मीन से अर्थात किसी भूमि स्वामी की निजी ज़मीन से किसी किसान का रास्ता है और किसी किसान के द्वारा उस रास्ते को रोक दिया गया है या सरकारी ज़मीन पर स्थित रास्ते को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा रोक दिया गया है और ऐसी स्थिति में कोई किसान अपनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह किसान जिसका रास्ता रोका गया है वह मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 131 के तहत तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र पेश कर सकता है। अगली कार्यवाही हम समझेंगे जिसे कि बटांकन की कार्यवाही कहा जाता है। देखिए, जब भी ज़मीन के टुकड़े होते हैं अर्थात जब कोई व्यक्ति जो है अपनी ज़मीन को बेचता है या बंटवारा करवाता है तो ऐसी स्थिति में उस ज़मीन के टुकड़े होते हैं अर्थात खेतों के जब बंटवारे होते हैं या किसी खेत में से किसी एक भाग को विक्रय कर दिया जाता है, विनिमय कर दिया जाता है, दान कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस खेत के टुकड़े हो जाते हैं, उस खसरा नंबर के टुकड़े हो जाते हैं और उस टुकड़े करने की प्रक्रिया को बटांकन की कार्यवाही कहा जाता है। और बटांकन की कार्यवाही के लिए मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 69 अर्थात 69 के तहत तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया जा सकता है। आज हमने समझा कि कौन सा केस किस न्यायालय में पेश होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन केस को अगर न्यायालय के द्वारा जिन न्यायालय में पेश किया गया है उन न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया है तो इनकी अपील कहाँ पर होगी। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले वीडियो में हम आपको बताएं कि इनमें से किसी भी केस को अगर खारिज कर दिया जाता है तो उसकी अपील किस न्यायालय में होगी। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।